नमस्कार साथियों, वेलकम टू एमसीक्यू सीरीज। एमसीक्यू सीरीज का आज 45वां लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सूफी सिलसिलों में गुरु शिष्य की परंपरा काफ़ी प्रचलित रही थी। इसके संदर्भ में निम्नलिखित सूफी संत तथा उनके प्रिय शिष्यों को सुमिलित कीजिए। ठीक है, तो एक तरफ है सूफी संत है और एक तरफ उनके प्रिय शिष्य हैं। एक तरफ गुरु है और एक तरफ शिष्य है। ए है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तो इनके प्रिय शिष्य थे हमीदुद्दीन नागौरी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रिय शिष्य थे हमीदुद्दीन नागौरी। बी है फरीदुद्दीन गंज ए शक्कर, तो इनके प्रिय शिष्य थे निजामुद्दीन ओलिया। फरीदुद्दीन गंज ए शक्कर के प्रिय शिष्य थे निजामुद्दीन ओलिया। सी है बख्तियार काकी, तो बख्तियार काकी के प्रिय शिष्य थे शेख फरीद। और मुत शरीफ, तो मुत शरीफ के प्रिय शिष्य थे तानसेन। ए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रिय शिष्य थे हमीदुद्दीन नागौरी। बी फरीदुद्दीन गंज ए शक्कर के प्रिय शिष्य थे निजामुद्दीन ओलिया। सी बख्तियार काकी के प्रिय शिष्य थे शेख फरीद। और डी मुद शरीफ के प्रिय शिष्य थे तानसेन। तो इसमें ए में आ जाएगा 1, बी में आएगा 4, सी में आएगा 2 और डी में आएगा 3। ए में आएगा 1, बी में आएगा 4, सी में आएगा 2 और डी में आएगा 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, भक्ति संगीत सूफिया कलाम का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था? तो भक्ति संगीत सूफिया कलाम का संबंध कश्मीर वाले क्षेत्र से था। सूफिया कलाम का संबंध कश्मीर से था। क्वेश्चन नंबर 3 है, दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में देवारम पद किससे संबंधित था? दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में देवारम पद किससे संबंधित था? तो हमको पता है कि जो देवारम पद है वह नैनार संतों के भक्ति गीतों का संकलन था। देवारम नैनार संतों के भक्ति गीतों का संकलन था। नैनार संतों के भक्ति गीतों का संकलन, एकदम ए ऑप्शन इसमें सही है। और हमको पता है कि नैनार संत कौन थे? नैनार थे जो शिव में विश्वास करते थे, जो शिव की उपासना करते थे, उनको नैनार कहा जाता था। नैनार संप्रदाय से संबंधित थे जो शिव की उपासना करते थे। तो दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में देवारम पद नैनार संतों के भक्ति गीतों का संकलन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, गंधी शब्द का तात्पर्य विजयनगर साम्राज्य में किससे था? तो हमको पता है कि गंधी छोटे व्यापारियों का सबसे महत्वपूर्ण संघ था। ये इत्र का व्यापार करते थे। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यापारियों का संघ। गंधी छोटे व्यापारियों का सबसे महत्वपूर्ण संघ था और ये इत्र का व्यापार करते थे। ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, जामवती कल्याणम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जामवती कल्याणम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट फर्स्ट है, ये संस्कृत भाषा में लिखा गया एक नाटक है जो कि सही स्टेटमेंट है और इसके लेखक हैं कृष्णदेव राय जो विजयनगर शासक हैं। कृष्णदेव राय, उन्होंने ही जो है जामवती कल्याणम की रचना की थी और ये संस्कृत भाषा में लिखा गया एक नाटक है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है, इसकी रचना कृष्णदेव राय प्रथम ने की थी। इसमें दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, हमको सही ही चूज करना है, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कृष्णदेव राय द्वारा रचित जामवती कल्याणम में जो जामवंत है उनकी पुत्री और भगवान कृष्ण के विवाह के संबंध में ये ग्रंथ है। ठीक है, जो जामवंत जी है और जो जामवंत जी की पुत्री और भगवान कृष्ण के विवाह के संबंध में ये ग्रंथ है जामवती कल्याणम। और इसकी रचना किसने की थी? कृष्णदेव राय प्रथम ने इसकी रचना संस्कृत भाषा में की गई थी। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित फणम तथा तार क्रम से किससे संबंधित थे?
तो हमको पता है कि विजयनगर साम्राज्य में सोने के छोटे सिक्कों को प्रताप या फणम कहा जाता था। प्रताप या फणम कहा जाता था। प्रताप या फणम कहा जाता था सोने के छोटे सिक्कों को, और चांदी के छोटे सिक्कों को तार कहा जाता था। चांदी के छोटे सिक्कों को तार कहा जाता था। तो इसमें डी ऑप्शन सही है, स्वर्ण तथा चांदी के सिक्के। स्वर्ण तथा चांदी के सिक्के। जो फणम है वह सोने का छोटा सिक्का होता था। फणम तथा प्रताप और चांदी के छोटे सिक्के को तार कहा जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है विजयनगर के दरबार में किस संत की देखरेख में चारों वेदों पर भाष्य लिखे गए। विजयनगर के दरबार में किस संत की देखरेख में चारों वेदों पर भाष्य लिखे गए। तो हमको पता है विजयनगर साम्राज्य में महाकवि सायणाचार्य या फिर कहें सायण के देखरेख में चारों वेदों पर भाष्य लिखे गए थे। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी है, सायण। विजयनगर के दरबार में जो है सायणाचार्य या सायण के देखरेख में चारों वेदों पर भाष्य लिखे गए थे। ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कुतुबुद्दीन ऐबक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करनी है। ए है वह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था, एकदम सही है, और वह मुहम्मद गोरी का गुलाम था। ठीक है, ए ऑप्शन सही है, वह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। बी है सुल्तान बनने के समय उसने मलिक तथा सिपह सालार की उपाधि ली, एकदम सही स्टेटमेंट है। सी है उसने कुतुब मीनार तथा 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण करवाया, एकदम सही स्टेटमेंट है। और डी है उसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, जो कि गलत है। उसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। हमको रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करनी है। इसमें जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट है। वह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था, सही है। सुल्तान बनने के समय उसने मलिक तथा सिपह सालार की उपाधि ली, सही है। उसने कुतुब मीनार तथा 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण कराया, सही है। और उसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा लागू की गई नवीन योजनाओं को उनके काल अनुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। तो हमको पता है कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1330 ईस्वी में किया गया, ठीक है। बी है गंगा दोआब में राजस्व वृद्धि। ये 1325 की घटना है, 1325 की घटना है ये, ठीक है। राजधानी परिवर्तन दिल्ली से देवगिरी, जिसका नाम बाद में दौलताबाद रख दिया गया, ठीक है। तो राजधानी परिवर्तन, तो ये घटना थी 1326-27 ईस्वी की, ठीक है। और खुरासान अभियान ये था 1338 ईस्वी, ठीक है, 1338 ईस्वी। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1330 की घटना है, ठीक है। गंगा दोआब में राजस्व वृद्धि ये 1325 की घटना है। राजधानी परिवर्तन दिल्ली से देवगिरी ये घटना है 1326-27 की। और खुरासान अभियान ये घटना है 1338 की। तो इसमें देखते हैं सही काल अनुक्रम है 2 राजस्व वृद्धि, फिर उसके बाद राजधानी परिवर्तन, उसके बाद सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, और फिर खुरासान अभियान 2, 3, 1, 4। इसमें डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित सैन्य अभियानों को काल अनुक्रमिक रूप में व्यवस्थित कीजिए। तो चित्तौड़ अभियान हुआ था 1300 में। चित्तौड़ अभियान हुआ था 1300 ईस्वी में। चित्तौड़ अभियान 1300 ईस्वी में हुआ था। 1300 में चित्तौड़ अभियान। रणथंबोर अभियान, माफ करना, चित्तौड़ अभियान हुआ था 1303 में। चित्तौड़ अभियान हुआ था 1303 में। रणथंबोर अभियान हुआ था 1300 में। देवगिरी अभियान हुआ था 1306 में। और मालवा का अभियान हुआ था 1305 में। ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं। चित्तौड़ अभियान हुआ था 1303 में। रणथंबोर अभियान हुआ था 1300 में। देवगिरी अभियान हुआ था
1306 में और मालवा अभियान हुआ था 1305 में। तो सही काल अनुक्रम होगा पहला रणथंभौर, फिर चित्तौड़, फिर मालवा और फिर देवगिरी। 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा, 2 1 4 3। ठीक है साथियों, MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 45वां यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।